नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। डिलेड पेमेंट्स एमएसएमईज के बड़े चैलेंज में शामिल रहा है। इस मोर्चे पर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से उद्यमियों को काफी राहत मिल रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के बढ़ते दायरे को आज हम एनालाइज करेंगे और एमएसएमईज के लिए इसके मायनों पर फोकस करेंगे। हमें इस स्पेशल सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी सीसीआई, और साथ ही मौजूद हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के एक लीडिंग प्लेयर M1 एक्सचेंज के सीईओ संदीप महेंद्रू। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं डॉक्टर मेहता से। डॉक्टर मेहता, एमएसएमई मिनिस्ट्री के नवंबर 2024 के नोटिफिकेशन के तहत उन सभी कंपनीज को जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें ट्रेड्स पर रजिस्टर करना है। साथ ही ये सभी सीपीएसईज पर भी लागू है। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। इस बड़ी डेवलपमेंट को आप एमएसएमईज के नजरिए से कैसे देखते हैं, क्योंकि ट्रेड से एमएसएमईज को डिलेड पेमेंट्स और वर्किंग कैपिटल पर काफी सपोर्ट मिला है। देश में करीब 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं और जो नई डेफिनेशन एमएसएमईज की जो इस बजट में अनाउंस है, करीब 500 करोड़ तक के कंपनीज भी एमएसएमईज में आ जाएंगे, तो ये फिगर कहीं और बढ़ेगी। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है एक बहुत ही इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमईज को उनकी पेमेंट टाइम पे कराने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जो एमएसएमईज की जो पेमेंट डिले होती थी और जो पेमेंट की जो प्रॉब्लम आती थी, लिक्विडिटी की उनको प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी बड़े समस्या उनकी इससे सॉल्व होने जा रही है। जो कंपनी जो बायर्स हैं उन सबको इसमें रजिस्टर कराएंगे और जो एमएसएमईज हैं वो भी इसमें रजिस्टर कराएं, जिससे कि उनको अपने बिल की जो पेमेंट है, इनवॉइस की जो पेमेंट है, वो सर्टेन टाइम लिमिट पे टाइम से मिल जाए। संदीप जी, तो जैसे जैसे ऑनबोर्डिंग की लास्ट डेट नजदीक आ रही है, कॉर्पोरेट्स की तरफ से रजिस्ट्रेशन के मोर्चे पर किस तरह की हलचल देखी जा रही है? आप आंकड़ों के माध्यम से इसे बता सकें। बिल्कुल, ये जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेड्स पे रजिस्टर करना है, जो 250 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है, टिल मार्च 2024 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अप्रॉक्सीमेटली 4,500 ऐसे कॉरपोरेट रजिस्टर्ड थे। अप्रैल 24 से लेके फरवरी 25 तक ये कॉरपोरेट 4,500 से 7,000 तक गए हैं। और जैसे जैसे ये मार्च की डेडलाइन पास आ रही है, द नंबर ऑफ कॉरपोरेट जो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में। एंड मेरे हिसाब से जब मार्च ख़त्म हो जाएगा तो नंबर ऑफ कॉरपोरेट्स जो रजिस्टर हो चुके होंगे वो कम से कम 9,000 से 10,000 कॉरपोरेट्स होंगे। सो इंडिया में कॉरपोरेट जो जिनकी अच्छी रेटिंग है, जिनके साथ जिनको क्रेडिट आज मिलता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ से जो ऊपर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 कॉरपोरेट्स हैं। तो जो जैसे मैंने कहा कि 7,000 रजिस्टर हो चुके हैं, तो दैट मीन्स 50% अप्रॉक्सीमेटली रजिस्टर हो चुके हैं एंड अदर 2,000 रजिस्टर होने की संभावना है। सो 9,000 कॉरपोरेट 14,000 में से रजिस्टर हो चुके होंगे। सो दिस इज ये हलचल है और इस हलचल से बहुत अच्छा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाला है। जैसे कि डॉक्टर रंजीत बोल रहे हैं कि एसएमई जो इन कॉरपोरेट्स के साथ काम करते हैं, उनके इनवॉइसेस जब वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे डालते हैं और ये कॉरपोरेट्स आके उन इनवॉइसेस को अप्रूव करते हैं, तो एसएमई को इंस्टेंट पेमेंट मिल जाती है और उनका डिलेड पेमेंट्स खत्म हो जाता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अब तक 5 लाख करोड़ वर्थ इनवॉइसेस एसएमई के हम फाइनेंस कर चुके हैं। 1.5 लाख से 2 लाख एसएमई हैं जिन्होंने ये अपने इनवॉइसेस फाइनेंस कराए हैं। डॉक्टर मेहता, तो जैसे संदीप जी बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कॉर्पोरेट्स तेजी से आगे आ रहे हैं, यानी इस नोटिफिकेशन से काफी हद तक जो एलिजिबल बायर कंपनीज के पहले नॉन रजिस्ट्रेशन का इशू रहता था वो रिजॉल्व हो जाएगा।
आपकी राय? इसमें क्या है, एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कई कॉर्पोरेट्स को, कई लोगों को, नंबर वन कि उनको अपने जो केवाईसी कराना पड़ता है या एक सर्टेन जो प्रोसेस फ्लो होता है उनका, उसमें चेंज लाना पड़ता है। वो सब करने के लिए उन्हें एक तो हमें उसको ईज़ी एक्सेस करना पड़ेगा, नंबर वन। केवाईसी को हमें बहुत स्मूथ करना पड़ेगा, नंबर टू। नंबर थ्री, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की। कई कंपनीज को, उनको लगता है कि हम जो कई टाइम से करते आ रहे हैं, मे बी दैट इज़ द राइट मेथड। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, आपका बिल डिस्काउंट तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको बायर जो है एक्सेप्ट ना करे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि अगर ज़्यादा अवेयरनेस हमें करनी पड़े, और उनके जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ईआरपी सिस्टम के थ्रू उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, और जो ट्रेड प्लेटफ़ॉर्म है और जो कंपनीज़ के ईआरपी सिस्टम है, उनको एक एजुकेशनल प्रोग्राम, एक उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम अगर किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ उसमें आएँगी। और उसमें जो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि कई बार क्या है, देखिए कोई भी चेंज आता है उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और तो मैं समझता हूँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट चेंज मैनेजमेंट। और उसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जो अभी संदीप जी ने फिगर्स दी थी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही एनकरेजिंग फिगर्स हैं। और इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अब 250 करोड़ से ऊपर की कंपनीज इसमें रजिस्टर होना है। तो दैट मीन्स जो गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि 500 करोड़ तक की कंपनीज भी एमएसएमईज हैं। दैट मीन्स जो बड़े एमएसएमईज हैं, जो छोटे एमएसएमईज हैं, उनको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। और जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं या जो 250 करोड़ से कम वाली कंपनीज हैं, उनको इसमें बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। तो डॉक्टर मेहता, आपका कहना है कि मीडियम एंटरप्राइजेस के रजिस्ट्रेशन से एमएससीज को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी तरफ आप अवेयरनेस बढ़ाने और प्रक्रिया को स्मूथ करने की बात कह रहे हैं। इसी बात को आइए आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी, लार्ज एंटरप्राइजेस के ऑनबोर्डिंग के लिए आपकी तरफ से डू इट योरसेल्फ बायर ऑनबोर्डिंग लॉन्च किया गया था। ये पूरी तरह डिजिटल है, इस बारे में बता सकें। हमने M1 एक्सचेंज में 1 मार्च को डू इट योरसेल्फ रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली अब यूज हो रहा है बाय द इंडस्ट्री। इसके अंदर KYC ऑटोमेटिक फेच हो रहा है फ्रॉम गोल्डन सोर्सेस। इसके अंदर जो भी रजिस्टर करने के लिए उनको पेपर वर्क करना है, उसमें जो एग्रीमेंट साइन करना है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो डिजिटली साइन कर पा रहे हैं। और कोई भी अगर उनको कंप्लायंस से रिलेटेड सबमिशंस करनी है या डिक्लेरेशन देनी है, वो भी वो ऑनलाइन दे पा रहे हैं। सो अब 30 मिनट्स के अंदर एक बायर अपने आप को विदाउट एनी सब्सटेंशियल डेटा अपने आप रजिस्टर कर लेता है। हमने एक हफ्ते में 65 बायर सिर्फ इस डू इट योरसेल्फ पोर्टल से करे हैं, जो बिना हमारे सपोर्ट के अपने आप ऑन बोर्ड हो गए हैं। जो भी आज M1 एक्सचेंज पे बायर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमने उनके ERP सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन API के थ्रू कर दिया है, ताकि उनको कोई एडिशनल काम ना करना पड़े। अप्रूवल ऑफ इनवॉइस के लिए, अकाउंटिंग के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए सारा डेटा ERP से डायरेक्टली फ्लो होता है और सिस्टम से ERP में डायरेक्ट चले जाता है कि कौन सा इनवॉइस की पेमेंट SME की हो चुकी है, उनको पेमेंट नहीं करनी है, और जब रीपेमेंट आती है तो वो भी अकाउंटिंग उनके सिस्टम में चली जाती है। संदीप जी, लार्ज कंपनीज जो ट्रेड्स पर अभी तक ऑन बोर्ड हुई हैं, इंडस्ट्री से ऐसा फीडबैक मिला है कि उनकी तरफ से ट्रांजैक्शंस लिमिटेड हुए हैं। इस पर आप जमीनी हकीकत बता सकें। एक लार्ज कॉर्पोरेट जो 250 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है, जब वो बायर बनता है, आज ये इतना वॉल्यूम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो बायर बनता है तो उसने ये रियलाइज किया कि उसकी अपनी वर्किंग कैपिटल भी सॉल्व हो रही है, क्योंकि वो SME की पेमेंट्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू निकाल रहा है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिस कॉस्ट पे उसके SME की फाइनेंसिंग हो रही है, जो उसके सप्लायर है उसकी फाइनेंसिंग हो रही है, वो कॉस्ट कम से कम 5 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर है जितने पे SME आउटसाइड द सिस्टम जाके बोरो करता है
या अनसिक्योर्ड लेंडिंग लेता है तो उससे कम 8 से 10 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इस प्लेटफॉर्म पे 50% लोअर है। अब जैसे ही एसएमई की फाइनेंसिंग लोअर कॉस्ट पे होती है तो जो उसका बायर है उसकी कॉस्ट जिस पे एसएमई उसको माल बेच रहा है वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और ये अब प्रूवन फैक्ट बन चुका है। जितनी भी इंडिया में लार्ज लिस्टेड कंपनीज हैं जो M1 पे इस वक्त बिजनेस कर रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने एसएमईज को यहाँ पे एनरोल करके फाइनेंस करवा रही हैं। डॉक्टर मेहता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। नई संभावनाएं ये प्लेटफॉर्म खोल रहा है और इसका दायरा बढ़ने से, इसको मजबूती मिलने से क्या ये पूरी सप्लाई चेन को और कॉम्पिटिटिव बनाएगा, जिसमें एमएसएमईज नए मौकों के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि फाइनेंस किसी भी कारोबार की अहम कड़ी है। देखिए, किसी भी बिजनेस का जो लाइफ ब्लड है वो है फाइनेंस। जब तक आपका फाइनेंस आपका मजबूत रहेगा तो कंपनी कहीं पे भी कॉम्पीट कर सकती है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। तो उसमें जो है एक बहुत बड़ी मददगार साबित हो रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें फर्दर स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसको उद्यम पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अगर इंटीग्रेट करें और इंसेंटिवाइज किया जाए बड़ी कंपनीज को भी, मे बी जो वो एसएमईज के बिल्स को डिस्काउंट कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू वो पैसा दे दिया जाए। इस तरीके की जब हम कुछ शुरू में अगर उनको इंसेंटिवाइज करेंगे तो लोगों को उसमें फाइनली क्या है, ओवरऑल सिस्टम जो है आपने कहा सप्लाई चेन में, ओवरऑल वैल्यू चेन में उससे फर्क पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे जो है एक बहुत हद तक मेरे ख्याल से सबको बिजनेस करने में आसानी होगी, और ये पूरे सिस्टम को एक ठीक कर रहा है। 31 के बाद पूरी चीज को समझने के बाद और क्या क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं उसमें एक डिस्कशन हो, एक डायलॉग हो, पूरा इकोसिस्टम जो वैल्यू चेन है पूरी इकोसिस्टम का, वो अगर अच्छा हो जाएगा तो ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि जो तीन जो बेसिक चैलेंजेस हैं एमएसएमईज के, फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दूसरा टेक्नोलॉजी है, तीसरा है मार्केट एक्सेस। तो ये ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है इस डायरेक्शन में। जो सबसे बड़ी समस्या एमएसएमईज की जो लिक्विडिटी की है, जिससे कि उनको कैपिटल में से पैसा ना निकालना पड़े, रनिंग जो कैश है उसी में से उनको माल दिया और उनका पैसा टाइम पे आ गया तो उस पैसे को दोबारा बिजनेस में लगा सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो लोग ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, सो दैट दे कैन पुट देयर एनर्जी समवेयर एल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, आप बता सकें, एक बार अगर इनवॉइस कॉर्पोरेट बायर की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो ऐसे में एमएसएमई सप्लायर्स को पेमेंट कितने समय में जनरली मिलती है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पर भी आप राय दे सके। जो भी इनवॉइसेस अगर आज अप्रूव होंगे तो वो इनवॉइसेस अगले दिन सुबह उनकी पेमेंट एसएमई को मिल जाती है, तो 24 घंटे में एसएमई को पेमेंट मिल जाती है। दिस इज द स्पीड एट विच मनी फ्लोज। एंड जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो 8% पर एनम से लेके 12% पर एनम के रेंज में ये फाइनेंसिंग हो रही होती है। सो अगेन इट इज वेरी रीजनेबल कॉस्ट वर्सेस जो एसएमई को अगर अदरवाइज बोरोइंग करता है तो उसको देनी पड़ती है। संदीप जी, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर Tier 2, Tier 3 सिटीज से भी एमएसएमईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिजिटल की रीच और मौजूदा ट्रेंड्स पर आप नजरिया दे सकें। 2200 सिटीज से एसएमई लॉगिन करके अपने इनवॉइसेस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स से 8 एसएमई हैं जो अपने इनवॉइसेस रेगुलर फाइनेंस कराते हैं, और ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि हमारा कोई ब्रांच वहाँ नहीं है, हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट वहाँ नहीं है, बट अंडमान जैसी जगह से जो बहुत दूर है हमारे नॉर्मल वर्किंग पार्लेंस में, इंडस्ट्री पार्लेंस में, वहाँ से भी 8 एसएमई अपने इनवॉइसेस फाइनेंस करा रहे हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि रीच, डिजिटल रीच इंडिया की कैसे सर्विस दे रही है डिफरेंट सिटीज में। एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद डिलेड पेमेंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट, एनपीए का जोखिम और ट्रेड से राहत के गणित को समझेंगे। साथ ही बात होगी एक्सपोर्ट रिसीवेबल फाइनेंसिंग की। हम जल्द लौटते हैं।
आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात ट्रेड्स की, क्योंकि 31 मार्च तक 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज को और सीपीएसईज को ट्रेड्स पर होना है ऑनबोर्ड। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मेहता, जब बायर्स सप्लायर्स को पेबल्स में 45 दिनों से ज्यादा का वक्त लेते हैं तो एसएमई प्रोविजन के तहत मामला डिलेड पेमेंट्स का बन जाता है। इसको लेकर जहां एक तरफ ट्रेड्स पर काम हो रहा है, वहीं सेक्शन 43B(8) से भी एमएसईज को राहत देने की कोशिश की गई है। पेमेंट साइकिल को लेकर आपको इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा है? मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है एमएसएमई के लिए, लिक्विडिटी का, एक पैसा टाइम पे आने का। क्योंकि अभी क्या है, अगर 90 डेज से ऊपर एसएमई की पेमेंट या कोई भी आप बैंक से कोई लोन ले रहे हैं, अगर 90 डेज से ऊपर आपकी इंस्टॉलमेंट अगर होगी तो आपको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि हमने इसमें रिक्वेस्ट करी है कि ये जो टाइम पीरियड है 90 डेज से 180 डेज कर दिया जाए एसएमईज के लिए। लेकिन अगर ट्रेड को अगर इसमें और थोड़ा स्ट्रेंथन करके इसको एक रेगुलेटरी पूरा सिस्टम बना के, इकोसिस्टम बना के अगर सब इसमें आ जाए तो उससे होगा क्या, हमें जो 90 डेज वाली दिक्कत है एनपीए की, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एसएमईज हैं जो इंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो इंटरप्राइजेज, उनको वहां से बोला जाए कि आप इसमें आए। तो एक चैलेंज है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाने का। मैं समझता हूं जिस तरीके से जो एक ग्राफ ऊपर ट्रांजैक्टरी बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और जो कि एमएसएमईज की बहुत बड़ी जो समस्या फाइनेंस की है उसको सॉल्व करने की दिशा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम रहेगा। उससे सबको उसमें फायदा होगा। यानी डॉक्टर मेहता, डिलेड पेमेंट से एसएमई का रिस्क बढ़ जाता है और कई बार कारण भी उद्यमियों के कंट्रोल में नहीं होते हैं। कुछ देर पहले आप इंटीग्रेशन का जिक्र कर रहे थे उद्यम से, एमसीए से, वहीं आप ट्रेड्स को जीएसटी से लिंक करने पर क्या कहना चाहेंगे? जब भी देश एक बड़े गोल की तरफ बढ़ता है, एक ऐसी चीज है जो कि हमें एफिशिएंट बना सकती, वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। जब हर चीज जो प्रोसेसेस हैं सारी मैकेनाइज्ड हो जाएं, एक प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस में बन जाए, प्रोसेस के थ्रू ड्रिवन हो, तो फिर आपको उसमें जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको बताया कि उद्यम से कैसे करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आती है, फिर जीएसटी के साथ लिंकेजेस की आप बात करें, ये बहुत बड़ा कदम होगा। धीरे धीरे मैं समझता हूं हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये भी एक दिन रियलिटी होगी जरूर, और उससे बहुत फायदा होगा सबको। संदीप जी, राज्यों में मौजूद एमएसएमईज को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए आप राज्य सरकारों के रोल को भी कैसे देखते हैं, और इस पर क्या शेयर करेंगे? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं। अभी बिजनेस वहाँ पे बहुत फाइनेंसिंग के लिए, एमएसएमई पेमेंट्स के लिए आया नहीं है ट्रेड्स पे। जितने भी मैंने वॉल्यूम अभी तक आपको बताया है, वो सारा वॉल्यूम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज उसका फ़ायदा उठा रही हैं, जो अपने सप्लायर्स के लिए फ़ायदा उठा रही हैं, दे रही हैं और ख़ुद भी उठा रही हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज धीरे धीरे अब करने लग गई हैं इस पे अपने एमएसएमई पेमेंट्स यहाँ के थ्रू, बट स्टेट एंटरप्राइजेज अभी बहुत तादाद में स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी स्टार्ट होंगी, अभी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन चल रही है। आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। संदीप जी, एक्सपोर्ट बाजार में इस समय अनिश्चितता है, ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ्स को लेकर कंसर्न्स हैं, तो वहीं भारत एफटीएस के जरिए नई संभावनाएं तलाश रहा है। इन सब के बीच आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपोर्ट रिसीवेबल फाइनेंसिंग पर अपडेट दे सकें। ट्रेड्स की डोमेस्टिक सक्सेस को देख के अब हमने गिफ्ट सिटी गुजरात से क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग के लिए, दैट मीन्स एक्सपोर्ट जो यहाँ इंडिया से जाता है उसकी फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफॉर्म सेटअप किया है। उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं M1 नेक्स्ट। M1 डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म हो गया, M1 एक्सचेंज, और M1 नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म हो गया। तो जैसे कि डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म में एसएमई एज अ सप्लायर अपने बायर को बिल रेज करता है और उसकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है, वैसे ही M1 नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे
ग्लोबल बेसिस पे जब इंडियन एक्सपोर्टर अपने बायर्स को सबमिट करता है इनवॉइस, उसकी भी फाइनेंसिंग शुरू हो गई है। वो पिछले साल ही शुरू हुई है, उसकी अभी अर्ली डेज हैं। उसमें बैंक्स, गिफ्ट सिटी और इंडिया के बाहर जो बैंक्स हैं वो दोनों धीरे धीरे उसमें अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, और आने वाले कुछ टाइम में वो भी एक मीडियम बन जाएगा कि हमारे एक्सपोर्टर्स अपनी इनवॉइस फाइनेंसिंग बहुत रीजनेबल रेट्स पे करवा पाएंगे, जो कि डॉलर पेमेंट होगी। आज स्टार्ट हुआ है, अब वो आगे स्टीम पकड़ेगा। डॉक्टर मेहता, विकसित भारत के सफर में एमएसएमईज का खास रोल होगा। ये अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन है। आज हमने ट्रेड्स पर 360 डिग्री नजरिया रखा है। आपका लास्ट में चलते हुए एमएसएमई कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज होगा? ट्रैड प्लेटफॉर्म को एक रेगुलेटरी कंप्लायंस के तौर पे ना देख के इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनेंशियल टूल देश में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कि ऐसा फाइनेंशियल टूल जो कि हमारे पूरे एमएसएमई के इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे वो बड़ी कंपनीज हों और चाहे छोटी कंपनीज हों, सारे इस प्लेटफॉर्म आएंगे। बायर्स को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। अल्टीमेटली जब हमारे जो सप्लायर्स हैं, अगर वो उनका फाइनेंशियल सिस्टम ठीक रहेगा तो वो जो है बाकी क्वालिटी में बहुत सारी और चीज़ों में अपने आप को ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव बनाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेड को एज अ लीडिंग फाइनेंशियल टूल हमें यूज़ करना है, ना कि सिंपल रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसको यूज़ करना है। तब इस देश में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एमएसएमई सेक्टर पे। That's all the time we had. SME एक्सप्रेस में हिस्सा लेने के लिए और ट्रेड्स के तमाम डेवलपमेंट्स पर नजरिया रखने के लिए डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD CCI, और संदीप महेंद्रू, CEO M1 एक्सचेंज, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।